और अब खबरें देवभूमि की। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर सबको शुभकामनाएं दी और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का रक्षाबंधन बहुत खास है। चांद को हम बचपन से मामा कहते आए हैं, तो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर चंद्रयान भेजा है। जो रक्षाबंधन है वो इस बार का रक्षाबंधन कुछ विशेष है, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो चंद्रमा है उनको चंदा मामा कहा जाता है, चंदा मामा कहा जाता है, और धरती माँ के भाई के रूप में चंदा मामा को हम सब जानते हैं। और इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो आज तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, धरती माँ ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के रूप में चंद्रयान 3 ये भेजा है। जो रक्षाबंधन है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के पर्व पे महिलाओं को विशेष तोहफा दिया। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा होगी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी बहनें उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से होकर जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। और उत्तराखंड सरकार तेजी से दिसंबर में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है। कई अलग अलग समितियां बना के प्रतिदिन अलग अलग कामकाज की मॉनिटरिंग की जा रही है। और सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने बताया कि 2 सितंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च सीएम धामी ही करेंगे। और वेबसाइट के जरिए देश विदेश में बैठे उद्योगपति वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकेंगे और इच्छुक व्यक्ति जानकारी भी ले सकेंगे। इस वेबसाइट में सभी प्रकार के कॉन्टैक्ट नंबर और सभी डिटेल्स मौजूद रहेंगी। सचिव उद्योग विनय शंकर ने बताया कि उद्योग विभाग प्रतिदिन अलग अलग स्तर की बैठक कर रहा है ताकि सफल दिव्य भव्य इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा सके। हमारी जो इन्वेस्टर समिट दिसंबर के सेकेंड वीक में संभावित है और उसमें संभावना है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हो। उसके लिए हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। मुख्य रूप से इसमें चूँकि बड़ा बृहद स्तर का आयोजन होता है, तो इसके लिए डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं जो व्यवस्थाओं को लगातार देखेंगी, काम करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि इन्वेस्टर समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसके अभी 2 कार्यक्रम लगभग हो चुके हैं। एक आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह बनाया गया है, जिसकी बैठक पिछले दिनों हुई थी यहाँ पर। और उसके बाद 21 को दिल्ली में एक बैठक की गई थी, जिसमें जितने इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन थे, चाहे वो एसोचैम हो, फिक्की हो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सीआईआई हो, इनके प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्कशन हुआ था। अब हम लोगों की अगली कड़ी में 2 सितंबर को लोगो जो इसका हमारा बनाया जाएगा वो उसकी लॉन्चिंग होगी और साथ साथ वेबसाइट इसकी जो बनाई गई है उसकी भी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी। देखिए, और केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पे मिली 200 रुपए की छूट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रक्षाबंधन का तोहफा बताया और कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है, जो कि सराहनीय पहल है। वहीं महेंद्र भट्ट ने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट और ख़ास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है।
और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। रक्षाबंधन के से पूर्व उत्तराखंड में मानसून के दौरान हुई बारिश की वजह से सड़कों को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश में कई जगह क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं और अब इनके ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 971 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश के सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे ने बताया कि प्रदेश में 155 क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं। इनमें से 107 की डीपीआर बन चुकी है। इनमें से 89 जोन के ट्रीटमेंट के लिए 971 करोड़ रुपए केंद्र ने जारी किए हैं। भारत सरकार ने जो एनएच से रिलेटेड ऑल वेदर रोड हैं और जो चारधाम की सड़कें हैं उनके लिए 900 से ज़्यादा करोड़ रुपए दिए हैं हम लोग को। उसमें टीएचडीसी हमारा कंसल्टेंट है, उनके साथ हमारा एमओयू है। तो वो लोग जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए, स्लोप स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, उसका एस्टिमेशन, उसका डिज़ाइन वो लोग करते हैं। उसी के आधार पर भारत सरकार सैंक्शन करती है। तो हम लोग 155 लगभग एस्टिमेट्स हमने भेजे थे, उसमें से 80 के ऊपर जो है सैंक्शन हो चुके हैं और इस साल के एनुअल प्लान में हमने 40 और भेजे हैं। तो मुझे उम्मीद है वो भी सैंक्शन हो जाएंगे। तो उस पर 90 पे लगभग काम चल रहा है और कुछ एक कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे जो मेजर हमारे जो नासूर थे हाईवेज के ऊपर, उन पे काफी करीब 4-5 हैं जिन पे काम हो चुका है, जो बड़े लैंडस्लाइड जोन थे। बाकी पे भी काम चल रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को हरक सिंह रावत के बेटे के दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और उनके पेट्रोल पंप में विजिलेंस की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है और दिन से ही उनके ठिकानों पर विजिलेंस की टीम में बैठी हुई है और उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की जांच की जा रही है। विजिलेंस के निदेशक मुरुगेशन ने मामले की पुष्टि करते हुए जिम कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और सरकारी पैसों से खरीदी हुई संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी में मौजूद है, जिसको लेकर विजिलेंस की टीम ने हरक सिंह रावत की विभिन्न संपत्तियों की जांच की। खबर दिनेशपुर से है, जहां महिलाओं ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता नेगी के नेतृत्व में थाना परिषद दिनेशपुर के सभी स्टाफ को राखी बांधी और इस मौके पर उन्होंने टेम्पो यूनियन के सभी भाइयों को भी राखी बांधकर एक दूसरे को बधाई दी। महिलाओं की तरफ से लंबी उम्र की कामना की गई। राखी बांधने आई महिलाओं ने कहा कि उन्हें 24 घंटे सेवा देने वाले भाई जो दिन रात एक करके यानी दिन रात एक करके हमारी रक्षा करते हैं, उनको राखी बांधते हुए हमें खुशी हो रही है। बागेश्वर में आगामी उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कई मतदान बूथों का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिला उद्योग केंद्र में बने बूथ के साथ ही उद्यान विभाग की नर्सरी, जिला पंचायत और सैनिक विश्राम के गृह बूथों का निरीक्षण भी किया। तो मतदान बूथों पर जाके व्यवस्थाओं का जायजा यहां पे लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो मतदान बूथों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को एसटीएफ उत्तराखंड ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। अक्टूबर 2022 में नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके और जुलाई 2023 में ट्वीट करके नैपी लगातार भ्रामक सूचना प्रसार कर रहा था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र कई महीनों से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में धर्म बदल कर रह रहा था। फिलहाल एसटीएफ की पूछताछ जारी है। और एसटीएफ, विजिलेंस, एफडीए और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई देखी गई। एक्शन नेचुरल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर किया गया है, जहां टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की हैं। इस दौरान टीम ने मौके पर फैक्ट्री संचालक अमित धीमन को पकड़ लिया और उनके साथ ही
काम करने वाले 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मौके से टीम ने करीब 60 पेटियां और भारी मात्रा में नकली कैप्सूल बरामद किए हैं। जब्त की गई दवाओं की कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए है। जब टीम द्वारा यहाँ पे पता लगाया गया कि यहीं पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही है और मौके पे आके अभी हम लोग यहाँ पे संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अमित धीमान नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम मतलबपुर गंगनहर के पास, जिसके द्वारा जो है एक फर्म में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना लाइसेंस के है, लाइसेंस इसके पास है नहीं। और इसके पास से एंटीबायोटिक दो टाइप की दवाइयाँ निकली हैं अभी तक, और बाकी जो है इसके पास फूड सप्लीमेंट जो है एनिमल्स के बनाए जा रहे हैं। और बाकी अभी हम लोग यहाँ पे कार्रवाई अभी कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि किस तरह से रोक पाएंगे? लगातार एसटीएफ द्वारा, पुलिस द्वारा और एफडीए की टीम द्वारा पूरी जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम खबर देहरादून से है, जहां नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी का मामला है। एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश से धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पे आंध्र प्रदेश और केरल में मुकदमे दर्ज हैं और नैनीताल के थाना तल्लीताल में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसने नैनीताल में कई जगह बम धमाके करने की धमकी दी थी। और ऋषिकेश में हरिद्वार रोड की 72 सीढ़ी घाट पे बंदरों के झुंड ने एक युवक को घायल कर दिया और आस्था पथ पर पहुंचने के दौरान ही युवक पर हमला किया गया। हमले में युवक के हाथ पैर पे काफी चोट आई है। युवक के दोस्त ने बताया कि हमले में युवक का हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीढ़ी से मंदिर से आ रहे थे, 72 सीढ़ी से सीढ़ियों पे, तो भाई जी आगे से आ रहे थे, इनके पीछे पीछे अचानक से पहले तो एक बंदा आया, उसके बाद जितने थे सब आगे पीछे काटने लगे। तो ये फिर पीछे को भागे और सीढ़ियों पे फिसलन थी, फिर नीचे गिर गई, फिर वैसे चोट लगी। बहुत तो बंदरों ने कितना काटा रखा काफ़ी, देखो सर पे पूरी चोट है, हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया और पीछे बंदर के पंजे गिरे। सीढ़ी से मंदिर से आ रहे थे, 72 सीढ़ी से सीढ़ियों पे, तो भाई जी आगे से आ रहे थे, इनके पीछे पीछे अचानक से पहले तो एक बंदा। और देहरादून में आज लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने राजधानी देहरादून के कई इलाकों का निरीक्षण किया और सर्वेक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजभवन तिराहा से शुरू हुए इस सर्वेक्षण के दौरान वो कृष्णनगर, बल्लभपुर और कई इलाकों में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और उत्तराखंड के सितारगंज कोतवाली में बीजेपी की महिला मंडल के द्वारा पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा गया। उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान बीजेपी की प्रदेश सदस्य बीना साहू की और महिला मंडल की मीना अरोड़ा भी यहां पे मौजूद रहीं। जसपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग की सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पे प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे छोटे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाया जाना है। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। तो अतिक्रमण पे प्रशासन का ये पंजा चला। अवैध अतिक्रमण पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन का यहां पीला पंजा चला और इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छोटे व्यापारियों में इसको लेकर नाराजगी भी है, लेकिन चूंकि कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और इसी अतिक्रमण की वजह से और त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। आज सुबह हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 क्विंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा।
अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने रुड़की की तरफ से आ रही गाड़ी को रोककर जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में पनीर मिला। गाड़ी लेकर आ रहे व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि पनीर को बनाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टेस्टिंग लैब भेजने के लिए पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मिट्टी में दबाकर उसे नष्ट कर दिया। चूंकि त्योहारों पे मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन प्रशासन भी यहाँ पे उतना ही एक्टिव दिखाई दे रहा है ताकि इस मिलावटखोरी को रोका जा सके। पौड़ी में बीते 27 अगस्त की रात को एक बस कंडक्टर से सिपाही की मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार एक होमगार्ड और एक सिपाही ने बस के कंडक्टर को दरवाजा खोलने के लिए कहा था, लेकिन जब कंडक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो सिपाही ने बस के अंदर महिला होने का संदेह जताया और कंडक्टर को धमकाकर दरवाजा खुलवा दिया। वहीं जब बस कंडक्टर सोहन सिंह रावत ने दरवाजा खोला तो सिपाही ने मारपीट की। बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद सिपाही भाग गया, जिसके बाद सिपाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं कार्रवाई न होते देख आज फिर से पीड़ित परिवार ने एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामले में एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच सीओ सदर श्याम दत्त नोटियाल को सौंपी गई है। पुलिस वाले जो ड्यूटी पे तैनात है वो आए गाड़ी पे, उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती मेरे से खुलवाया। उसके बाद अभी वो लगा रहे हैं कि यहाँ कोई लेडीज़ बैठी हुई है, हमको अंदर देखने दे। उसके बाद पहले होमगार्ड वाला आया, मैंने नहीं खोला, फिर जब खोला नहीं तब दोनों आए, दोनों ने दरवाज़ा बचोला, तब मेरे को वो लेडीज़ का वो लगाया उन्होंने आरोप। देहरादून में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी कई बीमारियां इस वक्त जनता के लिए परेशानी बनी हुई हैं और इसी के चलते देहरादून के लगभग हर अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहां तक कि ज़िला प्रशासन का सवाल है तो प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज़्यादा डेंगू और मलेरिया के लार्वा पनप रहे हैं, जिसके लिए कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। साथ ही सीएमओ के साथ बैठक करने के बाद किस तरह इस समस्या से निजात पाई जाए, इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां डेंगू से पीड़ित मरीज से उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में होने वाले विभिन्न जांचों की जानकारी लेते हुए कहा कि यहां होने वाली सभी जांच भी मरीज की सुविधा के अनुसार नियमित रूप से की जाए। वहीं डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, लिहाजा सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।